नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में काम करते हैं तो इसमें जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, इसका आउटपुट में थर्मल ओवरलोड डिले आपको देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, इसका आउटपुट में ही थर्मल ओवरलोड डिले का उपयोग क्यों किया जाता है? जब आप किसी इंडस्ट्रियल में या प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलर पावर का कनेक्शन बनाने के लिए बोलता है। उसके साथ बहुत सा जगह में लोकल रिमोट का कनेक्शन किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी पूछता है। आज इस वीडियो का अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा तो आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आर, वाई और बी और एक न्यूट्रल आया, किसमें आया ना, एमसीसीबी में आया। एमसीसीबी जब आपका बंद रहता है तब आपका एनो रहता है। जब आप एमसीसीबी को ऑन कीजिएगा तो आर, वाई और बी यहाँ पे तीनों पोल एक साथ में एनसी बनेगा और जो फेज सप्लाई है वो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट में आएगा। आर, वाई और बी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्या एक एनर्जी मीटर का कनेक्शन दिया हुआ है। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। आर, वाई और बी तीनों में आपका तीन गो सीटी लगा हुआ रहता है। सीटी का जो रेशियो है वो अलग अलग होता है। जिस तरीके का मोटर चलाइएगा, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको सीटी को लगाना है। 50/5 का भी होता है, 100/5 का भी होता है, 300/5 का भी होता है। सीटी में आपका दो टर्मिनल है, एक है S1, दूसरा है S2। आर, वाई और बी तीन को जो सीटी आपका लगा हुआ है, सभी का S2 का टर्मिनल का आपको पैरेलल कनेक्शन करना है। जो आपका एनर्जी मीटर है, इसमें जो S2 का टर्मिनल है, इस पे जितना सारा S2 रहेगा सबको पैरेलल कनेक्शन कर देना है, जिस तरह का आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें जो आपका एनर्जी मीटर रहता है, इसको किस तरीके से कंफर्म कीजिएगा कि कौन आर है, कौन वाई है और कौन बी है। A1 आर, A2 वाई और A3 आपका बी हो गया। जो आपका सीटी में S1 का टर्मिनल है, एनर्जी मीटर में जो S1 का टर्मिनल रहेगा, सेम टू सेम आपको कनेक्शन कर देना है। जो आपका A1 है इसमें R का, जो आपका A2 है इसमें Y का, जो A3 है इसमें आपका B का। इसका आउटपुट में जो आपका निकल रहा है R, Y और B, यानी कि जो आपका फेज सप्लाई आ रहा है, तो एनर्जी मीटर में आपको क्या करना है, आर, वाई, बी, जो V1, V2, V3 टर्मिनल है, इसमें आपको आर, वाई, बी का कनेक्शन कर देना है। जो आपका VN टर्मिनल है, इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है। 12 नंबर में आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है और 13 नंबर में आपको फेज सप्लाई देना है। जो आपका एक्चुअली सप्लाई है एनर्जी मीटर को आपको बहुत बढ़िया से देख लेना है। 24 वोल्ट से लेकर 277 वोल्ट है, यानी कि 24 वोल्ट एसी से भी चलेगा और 24 वोल्ट डीसी से भी चलेगा। हाईएस्ट वोल्टेज आप कितना तक दे सकते हैं, 277 वोल्ट। जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो जो एनर्जी मीटर है, इसको आपको एक बार बारीकी से देख लेना है। जिस तरीके से मैं सिटी का कनेक्शन करके दिखाया हूँ, आप भी एक अलग टाइप का कनेक्शन कर सकते हैं। सिटी में आपका जो दो टर्मिनल है, S1 S2 दोनों वायर ले जाके S1 और S2 में भी कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें लेकिन एक गलती हो जाता है कि अगर आप वायर गलती लगा देते हैं, S1 की जगह S2, S2 की जगह S1, तो आपका क्या होगा, जो आपका एनर्जी मीटर में रीडिंग आएगा वो आपको नेगेटिव में देखने के लिए मिलेगा। और जब आप रीडिंग का कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिएगा कभी कम आएगा तो कभी ज्यादा आएगा। इसलिए क्या किया जाता है प्रैक्टिकल में, यहाँ पे आपको पैरेलल कनेक्शन करके एनर्जी मीटर में कनेक्शन किया जाता है। आप पैरेलल कनेक्शन भी कर सकते हैं और S1 S2 का टर्मिनल ले जाके आप एनर्जी मीटर में भी कनेक्शन कर सकते हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर में आर, वाई और बी सप्लाई आया। जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर बंद रहता है तब आपका एनो रहता है। जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो आर, वाई और बी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर का तीनों पोल है, ये आपका एनसी बनेगा। फेज सप्लाई आपका ऑयलर में आएगा। ऑयलर से जब आउट होगा किसमें जाएगा, जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, इसका टर्मिनल में U1, V1, W1 में आपका कनेक्शन करना है। जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो आर, वाई और बी, जो जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में भी आर, वाई और बी सेम टू सेम तरीके से कनेक्शन करना है। ऐसा गलती कभी भी आपको नहीं करना है जो बी वाला आर की जगह में, आर वाला वाई की जगह में। जिस तरीके से यहाँ पे आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है, सेम टू सेम आपको कॉपी करके बनाना है। जब आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बंद रहेगा तब आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो तीनों पोल है, ये आपका एनो रहेगा। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कीजिएगा तो आपका आर, वाई और बी सप्लाई किसमें जाएगा, जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, इसका टर्मिनल में। आपको कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका W2 U2 V2 टर्मिनल है, इसमें आपको डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से जो आउटपुट जा रहा है आर, वाई, बी, इसका कनेक्शन करना है। मोटर आपका शुरू में स्टार में चलेगा तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन किस तरीके से करना है, जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसका आउटपुट में जो बी है, बी आपको स्टार कॉन्ट्रैक्टर में लगा देना है। जो वाई है, वाई के साथ वाई लगा देना है, आर के साथ आर लगा देना है। यानी कि जब आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा
तो ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर में एक स्टार लिंक लगा हुआ है, इसमें शॉर्ट होगा। तो जब आप मोटर को स्टार्ट कीजिएगा, चाहे लोकल से हो या रिमोट से, तो पहले आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जो आपका ऑन डिले टाइमर है, इसका टाइम कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो आखिर इस जगह में एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार में करंट ज्यादा लेता है या डेल्टा में करंट ज्यादा लेता है। प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा स्टार में आपको कम करंट देखने के लिए मिलेगा, डेल्टा में ज्यादा करंट देखने के लिए मिलेगा। कब ना, ये जो RYB है, इसमें जब किलोमीटर आप लगा के रखिएगा और मोटर को स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ मिली सेकंड के लिए आपको हाई करंट देखने के लिए मिलेगा। जो स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग है, यानी कि लोकल और रिमोट, इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, जो आपका एक फेज और एक न्यूट्रल है, ये आपका कहां से आ रहा है, 230 वोल्ट कंट्रोल बस बार से आ रहा है। प्रैक्टिकल में जब आप कनेक्शन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फेज और न्यूट्रल में शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरीके से करना है, न्यूट्रल सप्लाई या एमसीबी मेन हुआ, एमसीबी जब बंद रहता है तब आपका एनो रहता है, जब एमसीबी को ऑन कीजिएगा यहाँ पे एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई सीधा आ जाएगा। ऑन डिले टाइमर, स्टार कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, एक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, इसका A2 का टर्मिनल में आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ऑफ ऑन और ट्रिप और ऑफ ऑन, ये जो आपका इंडिकेशन लैम्प है, इसमें जो आपका X2 का टर्मिनल है, इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। फेज का कनेक्शन किस तरीके से करना है, फेज सप्लाई या एमसीबी में इन हुआ, जब आप एमसीबी को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा और फेज सप्लाई किसमें जाएगा, एसपीपी यानी कि सिंगल फेज प्रिवेंटर। आखिर ये जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ना, मोटर का प्रोटेक्शन के लिए। जब आप कनेक्शन कीजिएगा तो R, Y और B किसमें आया, एमसीबी का इनपुट में आया। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दो को प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। एमसीबी को जो जब ऑन कीजिएगा R, Y और B किसमें आएगा, सिंगल फेज प्रिवेंटर में आएगा। और जब आप कनेक्शन कीजिएगा तो जिस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, सेम टू सेम देख देख के आपको कनेक्शन करना है। अगर आप सोचते हैं कि बी वाला आर के जगह में कर देंगे, आर वाला बी के जगह में कर देंगे, तो सिंगल फेज प्रिवेंटर आपका काम नहीं करेगा। जो आपका 15 नंबर 16 नंबर टर्मिनल होता है, ये आपका एनसी टर्मिनल होता है। जब आप प्रैक्टिकल में कंट्रोल वायरिंग को कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम दिया हुआ है, 15 नंबर में इन होगा, 16 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद किसमें जाएगा ना, जो आपका थर्मल ओवरलोड है इसका 95 में जाएगा और जो आपका इंडिकेशन लैम्प है इसमें जाएगा। तो आखिर यहाँ पे जो आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर है, ये किस तरीके से काम करेगा, जो आपका RYB सप्लाई, ये जो तीनों फेज आ रहा है, ये तीनों फेज में से अगर कोई कारण से एक फेज नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जो आपका एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाएगा। तीनों फेज आएगा तभी आपका सिंगल फेज प्रिवेंटर काम करेगा और कंट्रोल वायरिंग आपका चालू होगा। अगर तीनों फेज नहीं आएगा तो किसी भी हाल में ये एनसी बनेगा नहीं और कंट्रोल वायरिंग आपका चालू नहीं होगा। तो ये जो आपका 95 में फेज सप्लाई इन हुआ, 96 से आउट हुआ। आउट होने के बाद जो आपका लोकल का स्टॉप पुश बटन है, इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। और 2 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका रिमोट का स्टॉप वाला पुश बटन है, इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका लोकल वाला स्टार्ट पुश बटन है, इसका 3 नंबर में इन होगा, 4 नंबर से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोकल और रिमोट दोनों पुश बटन देखने के लिए मिल रहा है। तो जो आपका रिमोट का कनेक्शन है, यहाँ पे जो आपका 3 नंबर है, 3 नंबर पे भी देना है। तो यहाँ से जो आपका फेज सप्लाई आउट हो रहा है, दोनों 4 नंबर से आउट होकर सीधा आ रहा है। किसमें आ रहा है, जैसे ही आप ये लोकल वाला स्टार्ट वाला पुश बटन को दबाइएगा, सीधा आपका सप्लाई आएगा किसमें ना, जो आपका ऑन डिले टाइमर है इसमें, इसका A1 का टर्मिनल में फेज सप्लाई है, इसमें इन हुआ ना। जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में जो एड एंड ब्लॉक लगा हुआ है एनसी, इसका 1 नंबर में इन हुआ, 2 नंबर से आउट हुआ। आउट होने के बाद जो आपका ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले टाइमर का एनसी पॉइंट में इन हुआ, 15 नंबर में इन हुआ, 16 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A1 का टर्मिनल में आपको कनेक्शन करना है। फेज सप्लाई आया किसमें आया ना, जो आपका ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इसका इसमें जो आपका एनो एडन ब्लॉक है, इसका 3 नंबर में इन हुआ, 4 नंबर से आउट हुआ। आउट होने के बाद जब आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो एनो है यहाँ पे एनसी बनेगा और फेज सप्लाई सीधा आ जाएगा मेन कॉन्ट्रैक्टर का A1 का टर्मिनल में। इसको कंटिन्यू होल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसमें एक एडन ब्लॉक लगाना पड़ेगा एनो। तो जब आपका ये मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा तो यहाँ से आपका फेज सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। जब आपका स्टार से डेल्टा होगा तो यानी कि ये जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देगा तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसको कंटिन्यू ऑन रखना है, इसीलिए ये एनो का उपयोग किया गया है। तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से ऑन होगा ना, फेज सप्लाई जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जो आपका एडन ब्लॉक लगा हुआ है, इसका इसमें जो आपका एनसी है 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका टाइमर है, टाइमर का जो एनो पॉइंट है 15 नंबर में इन होगा, 18 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A1 का टर्मिनल में आपको कनेक्शन कर देना है। जब ये जो टाइमर है, टाइमर
किस तरीके से काम करता है, जब आप ऑन कीजिएगा तो मोटर आपका स्टार्ट में चालू होगा। जब जिस तरीके से मोटर का 70 से 80% स्पीड आ जाएगा तो आपका डेल्टा होगा। सेम टू सेम जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका कनेक्शन बनाकर आप सभी को समझाया हो, इसी का कॉपी करके आपको कनेक्शन करना है। जब मोटर स्टार्ट में चालू हुआ, ये जो ऑन डिले टाइमर है इसमें जो आपने टाइम सेटिंग किए हैं 8 सेकंड, 9 सेकंड या 10 सेकंड, तो शुरू में आपका क्या रहता है, ये आपका एनसी रहता है। और जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा ये आपका एनओ हो जाएगा, और ये जो एनओ है ये आपका एनसी बनेगा, और जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। इसको कंटिन्यू होल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेन कॉन्टेक्टर है इसमें एक एनओ आइडेंट ब्लॉक लगाना पड़ेगा। जैसे आप पुश बटन दबाइएगा तो ये जो आपका मेन कॉन्टेक्टर है ये आपका एनसी बनेगा, और फेस सप्लाई पूरा फुल सर्किट को कंटिन्यू मिलता रहेगा, और आपका जो कंट्रोल वायरिंग है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इंडिकेशन लैंप किस तरीके से काम करेगा, जो आपका 97 और 98 है, यानी कि जब आप डायग्राम को पढ़िएगा तो आपको सिर्फ 95, 98 भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको सिंबल देखने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तो 97 और 98 क्या होता है, जो आपका थर्मल वाला रिले है इसका एनो पॉइंट होता है। जब कोई कारण से मोटर में आपका फॉल्ट आएगा तो आपका थर्मल वाला रिले आपका ट्रिप हो जाएगा, उस टाइम ये जो एनसी पॉइंट है ये आपका एनो हो जाएगा, और जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा। जैसे ही एनसी बनेगा जो आपका एक्चुअली कॉन्टेक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में सप्लाई आ जाएगा, और एक्चुअली कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा। इंडिकेशन लैंप किस तरीके से काम करता है, फेज सप्लाई आया, किसमें 21 K1H, यानी कि एनसी में इन हुआ और एनसी से आउट हुआ। आउट होने में किसमें गया, जो आपका ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है इसका X1 का टर्मिनल में जो यहाँ पे नंबर मिला हुआ है, इसी को देख के डायग्राम में आपको पढ़ना पड़ता है कि आखिर ये जो एनसी है ये किसका है ना, ये मेन कॉन्ट्रेक्टर का है। मेन कॉन्ट्रेक्टर में क्या लगा हुआ है ना, एनसी आइडेंट ब्लॉक लगा हुआ है, एक नंबर मेन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। यानी कि जब आप एमसीबी को ऑन कीजिएगा तुरंत आपका ये जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैंप है ये आपका जल जाएगा। फिर जो आपका ऑन वाला इंडिकेशन लैंप किस तरीके से काम करेगा, फिर सप्लाई आया, जो आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर है इसमें और एक आइडेंट ब्लॉक लगाना पड़ेगा एनो, इसका 3 नंबर में इन करना है, 4 नंबर से आउट करना है। जब आपका ये जो मेन कॉन्ट्रेक्टर है ये ऑन होगा, ये जो एनो है ये आपका एनसी बनेगा, और फिर सप्लाई सीधा आ जाएगा किसमें, जो आपका X1 का टर्मिनल है इसमें, और ऑन वाला इंडिकेशन लैंप आपका जल जाएगा। उस टाइम ऑफ वाला आपका बंद हो जाएगा, इसलिए कि ये जो आपका एनसी है ये एनसी उस टाइम एनो हो जाएगा। और इसके बाद ट्रिप ब्लॉक किस तरीके से काम करेगा ना, ये जो आपका थर्मल वाला रिले का एनो पॉइंट है ये जब आपका एनसी बनेगा फिर सप्लाई सीधे एक्जुअली कॉन्ट्रेक्टर का A1 का टर्मिनल में आएगा। जो आपका एक्जुअली कॉन्ट्रेक्टर है इसमें एक आयरन ब्लॉक लगा हुआ है एनो, तो 3 नंबर में इन करना, 4 नंबर से आउट करना। कोई कारण से मोटर का ट्रिप होगा तो ये कॉन्ट्रेक्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा, और इसमें जो आपका एनो आयरन ब्लॉक लगा हुआ है ये एनसी बनेगा, और फिर सप्लाई सीधा किसमें आ जाएगा, जो आपका इंडिकेशन लैंप है X1 का टर्मिनल में। बहुत सी जगह में आपको 2 इंडिकेशन लैंप लगाना पड़ता है, उसका कनेक्शन किस तरीके से करना है ना, यहाँ पे देखिए और भी एक ऑफ और ऑन दिया हुआ है, सेम टू सेम जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है इसी का कॉपी करके कनेक्शन करना है। जो मैं आप सभी को शुरू में समझाया था कि जो आपका स्टार डेल्टा का स्टार्टर है इसमें जो आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर है, तो आखिर ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये आखिर मेन कॉन्ट्रेक्टर में ही क्यों लगाया जाता है। दोस्तों जब आप शुरू में प्रैक्टिकल में काम करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो देखिएगा जो आपका मोटर है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जब आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं चाहे लोकल से कीजिए या आप रिमोट से कीजिए, तो उस टाइम क्या होता है, शुरू में आपका स्टार कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है, इसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है। तो शुरू में आखिर ये जो स्टार कॉन्ट्रेक्टर है ये अगर ऑन हो भी गया कोई भी दिक्कत नहीं है। मोटर में जब तक आपका R, Y और B सप्लाई नहीं आएगा किसी भी हाल में आपका मोटर घूमेगा नहीं। तो जब आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा और ये जो आपका कॉन्ट्रेक्टर में 3 गो पोल है ये एलसी बनेगा, R, Y और B, और ये जो बीच वाला निशान है इसका मतलब होता है क्या ना, तीनों पोल एक साथ में क्लोज होगा, और जब कॉन्ट्रेक्टर बंद होगा उस टाइम ओपन भी होगा। तो जब भी देखिएगा मोटर का आप चालू करते हैं तो ये जो स्टार कॉन्ट्रेक्टर है ये पहले ऑन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा उस टाइम जो मोटर का प्रोटेक्शन है वो ठीक तरीके से काम करना चाहिए। इस जगह में आपको थर्मल ओवरलोड रिले देखने के लिए मिल रहा है मेन कॉन्ट्रेक्टर में, यानी कि जो आपका मेन कॉन्ट्रेक्टर है ये आपका कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसीलिए क्या है, इसी का ही आउटपुट में आपका थर्मल ओवरलोड रिले का
उपयोग किया जाता है। यानी कि जब हम मोटर को स्टार में चालू किए हैं तो जो फेज सप्लाई है किसके थ्रू जा रहा है, ना मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहा है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो आपका नहीं जा रहा है। तो मोटर का जो प्रोटेक्शन है ये मेन कॉन्ट्रैक्टर आउटपुट में ही आपको थर्मल ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा। जब मोटर में स्टार में चल रहा है तो जो आप वन डिले टाइमर में टाइम सेटिंग किए हैं 8 सेकंड 10 सेकंड, उसके बाद क्या होगा, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। तो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर 8 सेकंड 9 सेकंड के बाद या 6 सेकंड के बाद चालू होगा। उसके बाद इधर से आपका RYB सप्लाई जाएगा W2 U2 V2। तो आखिर ये जो आपका 1 सेकंड से लेके जितना सेकंड में आप सेट करें, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 सेकंड में या 10 सेकंड में सेटिंग करें, तो जो 10 सेकंड का टाइम है इस टाइम मोटर में आपका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। अगर आप डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में लगा देते हैं थर्मल ओवरलोड रिले, मोटर को जिस टाइम स्टार्ट कीजिएगा उसी टाइम से आपका मोटर का प्रोटेक्शन रहना चाहिए, चाहे वो सिंगल फेज का हो या आपका ओवरलोड का हो या शॉर्ट सर्किट का हो। इसीलिए जो इसका इनपुट में क्या लगाया जाता है, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। और मेन कॉन्ट्रैक्टर में आखिर ये जो थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है वो टाइम के अनुसार में वो ऑन होगा, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये आपका कंटिन्यू ऑन रहेगा। इसीलिए इसका आउटपुट में थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।